हेलो क्लास 11th। तो आज हम पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो की परिकल्पना। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गैलुसैक के नियम जो था, उन्होंने बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक को एक महत्वपूर्ण परिकल्पना के लिए प्रेरित किया था। ठीक है ना। तो एवोगैड्रो की परिकल्पना को समझने से पहले हमें बर्जीलियस की जो परिकल्पना थी उसे समझना पड़ेगा। तो बर्जीलियस की परिकल्पना क्या थी? हालांकि दोनों सेम है। बर्जीलियस की परिकल्पना, तो जब हम एवोगैड्रो की बात करते हैं तो एवोगैड्रो के नियम को या उसकी परिकल्पना को समझने से पहले हमें बर्जीलियस की परिकल्पना को समझना चाहिए। तो बर्जीलियस क्या थे? एक स्वीडन रसायनज्ञ थे जिन्होंने डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था और गैलुसैक का जो सिद्धांत था या जो नियम था, दोनों को संयुक्त किया और एक परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये बर्जीलियस की परिकल्पना थी कि यदि ताप व दाब समान हो तो गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है ना। जैसे उन्होंने एक अभिक्रिया ली, H2 plus Cl2 gives twice as Cl, है ना। अब इसमें हुआ क्या? जैसे इसका आगे कोई संख्या नहीं है तो कितना माना जाता है? एक। तो इसका एक आयतन, क्लोरीन का भी एक आयतन। जब संयोग करते हैं, यानी जब हाइड्रोजन का एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन भाग अगर संयोग करते हैं तो दो आयतन हमको क्या मिलता है? HCl मिलता है। अब हम मान के चल रहे हैं कि गैस के, यहां पर मान के चल रहे हैं, माना गैस के एक आयतन में n परमाणु है। माना गैस के एक आयतन में n परमाणु है। तो हमारी अभिक्रिया क्या थी? H2 plus Cl2 gives twice HCl। हमने इसका एक आयतन माना 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, है ना। इसमें n अणु है या n परमाणु है। माना हमने लिखा ना, माना गैस के एक आयतन में n परमाणु है। तो एक आयतन में कितने परमाणु हो गए? n परमाणु। इसका भी एक आयतन है तो इसमें भी n परमाणु हो गए, है ना। इसमें आपके 2n परमाणु हो जाएंगे क्योंकि दो आयतन है तो दो आयतन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n परमाणु होंगे, है ना। अब माना इसको हम एक परमाणु मानते हैं तो इसमें भी एक परमाणु और इसमें दो यौगिक परमाणु। तो यही तो उन्होंने कहा कि समान आयतन की, ये भी 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है। जब गैसों का आयतन समान होता है तो उनमें परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। ये बर्जीलियस की संकल्पना थी। इसी संकल्पना को इटली के रसायनज्ञ एमिडो एवोगैड्रो ने अपने संदर्भ में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अब एवोगैड्रो की कल्पना क्या थी? उन्होंने कहा कि परमाणु, ये एवोगैड्रो की परिकल्पना में लिख रहा हूं, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो और जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी हम कहते हैं पदार्थ का जो कण स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे अणु कहते हैं।
ये आपके एवोगैड्रो की परिकल्पना थी कि जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। और उन्होंने क्या कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि ताप व दाब समान हो, यानी समान ताप व दाब पर गैसों के, ये बर्जीलियस की परिकल्पना में संशोधन जो किया था वो ये था कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस ने क्या कहा था, उसने अणु शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उसने अणु की जगह परमाणु कहा था। तो एवोगैड्रो ने इसमें थोड़ा संशोधन किया। उन्होंने कहा कि जब परमाणु मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है, तो उन्होंने परमाणु की जगह पर अणु शब्द का प्रयोग किया और कहा कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और इसी नियम को एवोगैड्रो का नियम भी कहा जाता है, जहां से और अणुओं की संख्या होती कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने यहीं पर शब्द उदाहरण लिया H2 प्लस Cl2 2HCl, है ना। हम इसके n अणु मानते हैं, मान के चल रहे हैं, हम इसके n अणु भाग ले रहे हैं तो इसके भी n अणु भाग लेंगे, इसके 2n अणु भाग लेंगे, यही तो होगा। ठीक है ना। n अणु का मतलब क्या है, एक अणु मान के चल रहे हैं, तो इसमें भी एक अणु, इसमें दो अणु हैं, है ना। एक अणु का मतलब आधा परमाणु, है ना। यहां भी आधा परमाणु होंगे, यानी क्योंकि एक अणु में दो परमाणु है ना। एक अणु में कितने परमाणु हैं, दो परमाणु आपको दिख रहे हैं, H2 दो परमाणु हैं, एक अणु में दो परमाणु हैं। तो यहां अगर हम कहते हैं इसमें आधा अणु हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। परमाणु नहीं, इसको हम कहते हैं 1/2 अणु, इसका भी 1/2 अणु और इसका एक अणु बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक अणु या एक अणु H2 और एक अणु Cl2 क्रिया करते हैं तो दो अणु HCl का बनाते हैं। तो अगर आधा अणु H2 और आधा अणु Cl2 का क्रिया करेंगे तो एक अणु बनाएंगे, यानी आयतन दोनों का समान है। इसका आयतन भी एक है, इसका आयतन भी एक है। इसका एक अणु भाग ले रहा है तो इसका भी एक अणु भाग ले रहा है, इसका आधा अणु भाग ले रहा है तो इसका भी आधा अणु भाग ले रहा है। यानी समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये एवोगाड्रो की परिकल्पना थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो हम अब ले रहे हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। अब किसी परमाणु का जो भार होता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो भी आप इसको कहें। अब परमाणु भार क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। हमें पता है कि जो परमाणु होता है वो बहुत ही अति सूक्ष्म होता है, ठीक है ना, और अदृश्य होता है। इसलिए परमाणु का जो वास्तविक भार निकालना है या वास्तविक भार ज्ञात करना है वो एक बहुत ही समस्यात्मक होता है। यानी इजीली आप किसी परमाणु का भार ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव अगर वेइंग मशीन है, ठीक है ना, तो उस मशीन द्वारा भी हम परमाणु का भार ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म मान होता है जिसे मशीन द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं होता। इसीलिए परमाणु भार को हम निकालते हैं आपेक्षिक परमाणु भार के रूप में। आपेक्षिक परमाणु भार यानी रिलेटिव मास। आपेक्षिक भार मतलब रिलेटिव मास होता है। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं ना तो हम रिलेटिव मास निकालते हैं। जैसे आप अगर एक किलो चीनी लाना चाहते हैं तो 1 किलो चीनी का जो मास दुकानदार हमको तोल के देता है, उसका वेट, वो रिलेटिव वेट होता है। उसके पास 1 किलो का वेट होता है ना, पहले से एक बाट होता है 1 किलो का, उसको एक जगह रखता है, दूसरी जगह वो चीनी रखता जाता है। तो उस 1 किलो के बाट के सापेक्ष वो हमें जो चीनी तोल के देता है वो चीनी का आपेक्षिक भार कहलाता है, कि किसी के रेस्पेक्ट में हमने चीनी को क्या किया है, ज्ञात किया है, उसके भार को ज्ञात किया है। इसीलिए जो परमाणु भार होता है वो वास्तविक भार नहीं निकाला जाता, बल्कि उसका रिलेटिव वेट निकाला जाता है, रिलेटिव मास निकाला जाता है। अब आपेक्षिक भार क्या होता है, देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। यह होता है कि किसी तत्व का आपेक्षिक जो भार है, आपेक्षिक परमाणु भार, किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार
उस तत्व के वास्तविक परमाणु भार तथा किसी मानक पदार्थ के वास्तविक परमाणु भार का अनुपात होता है। वास्तविक परमाणु भार का अनुपात होता है, यानी किसी मानक पदार्थ के भार के सापेक्ष उस तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। ठीक है ना। तो आपेक्षित भार क्या हो गया? अगर हम आपेक्षिक परमाणु भार निकालें, आपेक्षिक परमाणु भार बराबर दिए गए पदार्थ के एक परमाणु का भार या एक परमाणु का वास्तविक भार, एक परमाणु का वास्तविक भार डिवाइडेड बाय मानक पदार्थ के एक परमाणु का भार। मानक पदार्थ, अब मानक पदार्थ क्या होता है बताता हूं। मानक पदार्थ के एक परमाणु का भार। अब मानक पदार्थ के रूप में अनेक पदार्थों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले हाइड्रोजन को मानक पदार्थ माना गया। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन जो तत्व है उसको मानक पदार्थ माना गया। जो हम यहां पर लिख रहे हैं मानक पदार्थ का एक परमाणु का भार लिख रहे हैं। तो सबसे पहले, ठीक है ना, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टैनिस्लो, इनका नाम था कैनिचारो। ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को एक मानक पदार्थ माना, और हाइड्रोजन को जब मानक पदार्थ माना तो उन्होंने जो परिभाषा दी आपेक्षिक परमाणु भार की, उन्होंने क्या कहा कि किसी तत्व का, अब हाइड्रोजन को मानक पदार्थ मानकर अभी ये परिभाषा नहीं चलती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को एक मानक पदार्थ माना गया था, और जब हाइड्रोजन को एक मानक पदार्थ माना गया था तो उस समय जो परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार, किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार, आपेक्षिक परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो वो क्या बताता है हमें कि 16 जो परमाणु भार ऑक्सीजन का है वो हमें क्या बताता है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी है। ठीक है ना। ऐसे ही सोडियम का परमाणु भार आपका 23 होता है, तो वो क्या बताता है कि सोडियम के एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना है, 23 गुना भारी है। अभी वर्तमान में मानक पदार्थ के रूप में लिया गया है कार्बन 12, C12 को मानक पदार्थ के रूप में लिया गया है। ये मानक पदार्थ अभी जो है वो कार्बन 12 को एक मानक पदार्थ के रूप में माना गया है। ठीक है ना। तो अभी आपेक्षिक परमाणु भार की परिभाषा क्या है? ये कहता है कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये कहता है किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार, किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार, आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु के
भार या द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। 1/12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये अभी आपेक्षिक परमाणु भार की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु के भार तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो डिटेल में इसको कल बात करेंगे। थैंक यू।